इस समय हम सूर्य सिद्धांत के 102वें भाग में हैं और इस भाग में हम 3 अंशों को देखेंगे। सूर्य सिद्धांत के सूर्य ग्रहणाधिकार में प्रदत्त अंशों में अग्रा, नतांशद्या और दृक्षेप दृग्गति, इन 3 बिंदुओं को इस भाग में देखेंगे। लग्नं पर्वान्तनाडीनां कुर्यात् स्वैरुदयासुभिः तद्यान्त्यापक्रमद्याघ्नि लंबद्याप्तोदयाभिधा। यह तीसरा श्लोक है सूर्य ग्रहणाधिकार का। यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं? पर्वान्तनाडीनां लग्नं, पर्वान्तनाड़ी पर्व के अंत में ही मध्य ग्रहण होता है, जिसको हम चंद्र ग्रहणाधिकार में देख चुके हैं। और आचार्य कह रहे हैं पर्वान्तनाडीनां लग्नं कुर्यात् स्वैः उदयासुभिः, स्वैः उदयासुभिः कुर्यात्। यहाँ स्वैः का अर्थ स्वस्थान, अर्थात जिस स्थान के लिए हम गणित कर रहे हैं, जिस स्थान में हम इस प्रक्रिया को कालगणना को अपनाए हुए हैं, अथवा जिस स्थान के लिए हम ग्रहण नामक खगोलीय दृग्विषय को साधन करने की चेष्टा कर रहे हैं या देखने की चेष्टा कर रहे हैं, वहाँ उस स्थान के जो उदयासु हैं, मेषादि राशियों के उदयासु, उनके आधार पर लग्न साधन करने के लिए आचार्य बता रहे हैं। तो यहाँ इष्टकाल क्या हुआ? पर्वांत नाड़ी, अर्थात अमांत और पूर्णिमांत के ये जो घटी हैं, उन घटियों को इष्टकाल मानकर यहाँ लग्न साधन करना है। फिर आगे तज्ज्या, तज्ज्या तस्यज्या, तो यहाँ पर हमने साधन किसका किए? कस्यज्या, तो लग्न से ज्या, उस साधित लग्न की ज्या को क्या करना है? अंत्यापक्रमज्याघ्नि, अंत्य अपक्रमज्याघ्नि, माने जो अंतिम अपक्रमज्या है अर्थात परमापक्रमज्या, उससे गुणा करना है और लंबद्याप्ता, लंबद्या से भाग देना है। तो फिर लब्धि क्या होगी? उदयाभिधा भवति, वह उदय संज्ञक होगा। वही यहाँ उदय संज्ञा, उसको नाम उदया दिए हैं आचार्य, वही अग्रा है। किसकी अग्रा? लग्ना की अग्रा है, अर्थात वही लग्नाग्रा है। ठीक, लग्नं पर्वान्तनाडीनां कुर्यात् स्वैरुदयासुभिः तद्यान्त्यापक्रमद्याघ्नि लंबद्याप्तोदयाभिधा। यहाँ आचार्य क्या किया है? पर्वांत कालिक लग्नज्या, पर्वांत कालिक लग्न साधन करने के लिए बताए हैं। फिर उस साधित लग्न की ज्या को अंत्यापक्रमज्या से गुणा करते हैं, परमापक्रमज्या से, फिर उसको लंबज्या से भाग देते हैं। तो लब्धि जो होगी वह लग्नाग्रह होगी, और उसी का यहाँ पर आचार्य के द्वारा प्रदत्त नाम है उदया। तदा लंकोदयैर्लग्नं मध्यसंज्ञं यथोदितं तत्क्रान्त्यक्षांश संयोगो दिक्साम्येन्तरमन्यथा शेषं नतांशास्तन्मौर्वी मध्यद्या साभिधीयते। एक लग्नाग्रह तो जो 3 बिंदु हम चयन किए हुए हैं उसमें लग्नाग्रह देख चुके हैं। अब दूसरा है नतांश। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य? तदा लंकोदये लग्नम, तदा उस समय में, अर्थात लग्न साधन करके, लग्नाग्रह को साधन करने के पश्चात क्या करने के लिए कह रहे हैं आचार्य? मध्य संज्ञम लग्नम, जिससे लग्न को मध्य संज्ञा है अर्थात मध्य लग्न, उसको साधन करने के लिए कह रहे हैं। कैसे? यथा उदितम, जैसे बताया गया है, पहले आपको जैसे बताया गया है, अर्थात कृष्णाधिकार में आपको जैसे बताया गया है वैसे। तो तथा, फिर उसी प्रकार से लंकोदय ही साध्यम, तो यहाँ पर विशेष रूप से बताना आवश्यक है। जहाँ बताए थे तो कृष्णाधिकार में वहाँ भी बता चुके हैं कि लंकोदय से साधन करेंगे।
अर्थात आप उदय लग्न साधन करते वक्त उस स्थान के जो राशि उदयमान हैं उनका ग्रहण किए थे, किंतु मध्य लग्न का साधन करते वक्त आप लंकोदयमानों का ग्रहण करेंगे। इसको एक बार याद दिला रहे हैं आचार्य जी। फिर आगे क्या कर रहे हैं, तत्क्रांत अक्षांश संयोग। तत्, यहाँ तत् क्या है, हमने साधन किए क्या किए थे, मध्य लग्न को। तत्क्रांति अर्थात उस मध्य लग्न की जो क्रांति है वह और अक्षांश संयोग, अक्षांश का संयोग कब करें, अर्थात मध्य लग्न की क्रांति और अक्षांश को कब जोड़ देना है, दिक्साम्ये, यदि दोनों की एक दिशा हो तब जोड़ देना है। अन्यथा अंतरम, अन्यथा, अन्यथा का मतलब विपरीत स्थिति, अर्थात दोनों की दिशाएं एक ना हो, दिक्साम्य ना हो, अर्थात दिग्वैषम्य हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, अंतरम कार्यम, तो दोनों का अंतर निकालना है। तो फिर इस संयोगे अंतरेवा, इस प्रकार से मध्य लग्न क्रांति को अक्षांश से संयोग करेंगे स्थिति के अनुसार अथवा अंतर करेंगे, तब क्या होगा, शेषम नतांशा, तो शेष क्या होंगे, नतांश होंगे। फिर तन्मौर्वी, तो या भी तन या तत् यानी यहाँ क्या है, नतांश, जो अभी सामने आया है। तो तन्मौर्वी माने तेषाम नतांशा नाम मौर्वी, ज्या, उन नतांशों की जो ज्या वह क्या होगी, सा मध्यज्या अभिधीयते, वह मध्यज्या कहलाती है। तदालंकोदयैर्लग्नं मध्य संज्ञं यथोदितं तत्क्रांत्यक्षांश संयोगो दिक्साम्येन्तरमन्यथा शेषं नतांशास्तन्मौर्वी मध्यज्या साभिधीयते। यह हुआ इस भाग का दूसरा विषय जो नतांश संज्ञक है। और फिर इनको एक बार क्रमशः देख लेते हैं। यहाँ जो बात बताया, तदा मध्य संज्ञम लग्नम यथा उदितम तथा लंकोदय साध्यम, तब अर्थात अग्रा के साधन के पश्चात मध्य संज्ञक लग्न को जैसे बताया गया वैसे लंकोदयों के आधार पर साधन करना है। फिर इसके बाद तत्क्रांत अक्षांश संयोग दीक्षाम्ये अन्यथा अंतरम कार्यम, अर्थात उन क्रांति मध्य लग्न की क्रांति और अक्षांश का योग और अंतर कर लेना है, और उस योग और अंतर करने पर जो आएगा वही नतांश होंगे। तो यहाँ पर बात क्या हुआ, मध्य लग्न क्रांति और अक्षांश दोनों को जोड़ देंगे किस स्थिति में, दिक्साम्ये, दोनों की दिशाएं एक हो, और मध्य लग्न क्रांति और अक्षांश को अंतरित कर लेंगे, अर्थात उनका अंतर निकालेंगे किस स्थिति में, दिग्वैषम्ये। तो यहाँ दोनों स्थिति में क्या होगा, लब्धि जो शेष जो बचता है वो क्या होगा, नतांशा। तन्मौर्वी मानो नतांशों की ज्या क्या होगी, मध्यज्या कहलाती है। मध्योदयज्ययाभ्यस्ता तृतीयाप्ता वर्गितं फलम मध्यज्या वर्ग विश्लिष्टं दृक्षेपः शेषतः पदम तत्रिज्या वर्ग विश्लेषान मूलम शंकु सदृगति। अब बचा क्या है यहाँ, दृक्षेप और दृगति। इनके लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, आचार्य जी, मध्या उदयज्यया अभ्यस्ता, मध्योदयज्यया अभ्यस्ता, मध्या उदयज्यया अभ्यस्ता, मध्या यानी मध्यज्या, उसको क्या करना है, उदयज्या से, उदयज्या वही लग्नाग्रा, उदया जो आया है उससे क्या करना है, अभ्यस्ता गुना कर देना है। फिर त्रिज्यया आपता जो आया है उसको त्रिज्या से भाग दे देना है, और जो फल आया उस फल को क्या करना है, वर्गितम, अर्थात वर्ग कर देना है उस फल का। फिर उस वर्गित फल को क्या करना है, मध्यज्या वर्गात विश्लिष्टम, मध्यज्या के वर्ग में से घटा देना है। तो इतना प्रक्रिया करने के बाद जो शेष बचा, शेषतः पदम, शेष बचा उसका पद निकालेंगे, तो वह क्या होगा, दृक्षेपः। एक बार इसको फिर ध्यान से देखते हैं। यहाँ मध्या उदयज्यया अभ्यस्ता, मध्या को उदयज्या से गुना करेंगे, कर दिया। त्रिज्यया आपता, उसको त्रिज्या से भाग दे दिया। फलम जो फल आएगा
उस फल को क्या करना है, वर्गितम, उसको वर्गित कर देंगे। फिर मध्यज्या वर्गात विश्लिष्टम, उस वर्गित फल को मध्यज्या के वर्ग में से घटा दिया। शेषतः पदम, जो बचा है उसको क्या करेंगे, मूल निकाल लेंगे, पद निकाल लेंगे। तो फलम क्या होगा, दृक्षेपः भवति, उसकी लब्धि दृक्षेप होगी। तो यहाँ स्पष्ट हो गया, मध्यज्या को उदयज्या से गुना किया, त्रिज्या से भाग दिया, जो लब्धि आया उसके वर्ग को मध्यज्या के वर्ग में से घटा दिया और मूल निकाला तो दृक्षेप हो गया। अब आगे के श्लोक में क्या बताए हैं आचार्य जी, तत्त्रिज्या वर्ग विश्लेषण मूलम तत्, यानी यहाँ पर तत् क्या है, पीछे क्या आया है, पीछे श्लोक में दृक्षेप, तो तत् यानी दृक्षेप, तत् त्रिज्या वर्ग विश्लेषात, माने तत् उस दृक्षेप के वर्ग और त्रिज्या वर्ग दोनों का विश्लेषात, अंतर करने से जो आता है उसका मूल क्या होगा, शंकु होगी। और वह शंकु ही क्या है, सशंकु एव दृग्गति ही, वह शंकु ही दृग्गति है। यहाँ पर फिर एक बार देखते हैं आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। वह दृक्षेप वर्ग और त्रिज्या वर्ग दोनों के अंतर का मूल निकालेंगे तो वह शंकु होगी, और वह शंकु ही दृग्गति होगी। अर्थात दृक्षेप के वर्ग को त्रिज्या वर्ग में से अंतरित कर देंगे और इसके बाद जो आया अंतरित करने से उसका मूल निकाल लेंगे, और यह लब्धि क्या होगी, यहाँ पर शंकु। मूल निकालने पर जो मूल आया वही शंकु कहलाती है, और इसी शंकु का नाम है दृग्गति, और यही दृग्गति है। फिर यहाँ पर दृक्षेप और दृग्गति के लिए एक दूसरे भी विधि हैं, दूसरे भी विधि से प्राप्त हो जाते हैं। अथवा ये साधित दृक्षेप और दृग्गति किसी दूसरे बिंदु के से भी नाता रखते हैं, तो वह बता रहे हैं आचार्य, नतांश बाहुकोटिज्ये स्फुटे दृक्षेप दृग्गति। नतांश जो साधन किए थे हम इस भाग में, जो दूसरा बिंदु है हमारा, तो उस नतांश का, नतांशानाम बाहुज्या कोटिज्या, अर्थात भुजज्या और कोटिज्या, ये दोनों क्या होंगे, क्रमशः, क्रम से स्फुट दृक्षेपः स्फुट दृग्गति ही च भवेताम। अर्थात नतांशों की भुजज्या स्पष्ट दृक्षेप हुआ और नतांशों की कोटिज्या स्पष्ट दृग्गति हुआ। फिर मिलते हैं अगले भाग में।